देखो, आज हम पढ़ेंगे अकृत्य के मानसिक तत्व, मेंटल एलिमेंट्स इन द थॉट्स। अकृत्य में मानसिक तत्व का वैसे तो कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है, किंतु ये अपराध के गठन के लिए आवश्यक तत्व होता है। आप जानते ही होंगे कि हेतु, आशय, विद्वेष, है ना, ये जो तीनों चीजें हैं वो एक अपराध को गठित करती हैं। अपराध के गठन के लिए ये तीनों अति आवश्यक होते हैं। अपराध विधि का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, अपराध के गठन के लिए दूषित मन होना आवश्यक है, अर्थात स्वयं किसी कृत्य से अपराध का गठन नहीं होता, इसके लिए आपराधिक मना स्थिति का होना आवश्यक है। ये सूत्र से स्पष्ट हो जाता है कि मानसिक तत्व केवल अपराध के गठन के लिए सारभूत है, अकृत्य के लिए नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अकृत्य है ना, उसके लिए मानसिक तत्व आवश्यक नहीं होता है, इसमें आवश्यक नहीं है, पर अपराध के लिए आवश्यक होते हैं। ऊपर के जो तीनों ये हैं, हेतु, आशा और उद्देश्य, ये तीनों होंगे तो ही अपराध का गठन होगा। अकृत्य के लिए तो कुछ आवश्यक नहीं है, वैसे इसमें केवल एक ही बात की एक ही बात को ध्यान में रखना रहता है कि इसमें विधिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है ना। इसके लिए केवल इतना ही याद रखना है कि अकृत्य में विधिक अधिकार का उल्लंघन होना आवश्यक है। इसके लिए हेतु, आशय, विद्वेष की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और कुछ मामले ऐसे होते हैं, है ना, मतलब कि कुछ अपवाद टाइप के भी हैं इसमें अकृत्य में, जिसमें ना मानसिक तत्व को साबित करना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि क्या है, विद्वेषपूर्ण अभियोजन के मामले में, क्षतिकारक मिथ्यापन के मामले में, मानहानि के मामले में, विद्वेषपूर्ण षड्यंत्र के मामले में और न्यूसेंस के मामले में। तो आप ये देखिएगा कि अभी हम क्या समझने वाले हैं। हेतु, आशय और विदेश ये आवश्यक नहीं है, किंतु इसके कुछ अपवाद हैं जो अकृत्य में साबित किया जाना पड़ता है, या उसको बताना पड़ता है कि भाई ये मानसिक तत्व है, इसके कारण ये अकृत्य किया गया है। तो पहला जो है हेतु यानी मोटिव। तो हेतु को कैसे समझ सकते हो आप? हेतु क्या होता है? हेतु एक मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति होती है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य विशेष करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे शब्दों में अगर ये कहा जाए कि हेतु का अर्थ होता है प्रेरणा। बिना प्रेरणा के कोई कार्य नहीं किया जाता। वह प्रेरणा से ही जिसके अधीन कोई व्यक्ति अपराध अथवा दोषपूर्ण कृत्य कर सकता है। यानी कि ये होता ही है ना, एक अपराध के लिए ये होता है कि भाई कोई हेतु होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए, तब तो आप अपराध करोगे, है ना। पर कुछ ऐसे अपवाद भी हैं, या ऐसे केसेस में बताया गया है कि ये जो अपराध नहीं है, ये अपकृत्य की श्रेणी में आता है। अब जैसे आप इसका एक केस देखिएगा, ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स, 1195 का केस है। इस वाद में ये कहा गया था, इस वाद में क्या क्या बताया गया, ये जो ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन है ना, ये प्रतिवादी की भूमि से पानी प्राप्त करता था। ए को मान लिया जाता है ब्रेडफोर्ड,
ये जो बी है प्रतिवादी की भूमि से पानी प्राप्त करता था। प्रतिवादी ने यह भूमि कॉरपोरेशन को बेचने का प्रस्ताव किया, जिसे वादी कॉरपोरेशन ने अस्वीकार कर दिया। यानी कि ये इसको बेचने के लिए प्रयास करता है ना, या ऑफर देता है, तो ये जो है ये अस्वीकार कर देता है, बोलता है कि नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा ऐसा करके। तो प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर, यानी कि इसने, है ना, बी प्रतिवादी ने सॉरी, अपनी भूमि पर लकड़ी के लट्ठे गड़वाए और ट्यूबवेल लगवाया, जिससे जिससे वादी को पानी की प्राप्ति बंद हो गई, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए खेत से पानी ले रहा है ये, है ना, तो ये क्या करता है कि लकड़ी का लट्ठा डलवा के ट्यूबवेल लगवा लेता है, तो इससे क्या होता है कि पानी सारा इसको मिलने लग जाता है और इसको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसका इसका यहाँ पे क्या समझना चाहिए, क्या हेतु हो सकता है, क्योंकि इसने इसको बेचने का ऑफर दिया था और ए ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो ये एक मोटिव हो सकता है ना भाई, कि ये पानी इसको इसीलिए नहीं मिल रहा है। तो वादी ने प्रतिवादी को ऐसा न करने तथा क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। अपीलीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वादी को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे जो है ए को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको प्रूव करना पड़ेगा, किसको, वादी को प्रूव करना पड़ेगा कि जो बी है उसका जो हेतु था, जो मोटिव था, है ना, मोटिव था वो ये था कि मैंने उसकी भूमि नहीं खरीदी, तो ही वो मुझे पानी नहीं दे रहा है, तो ये उसको साबित करना पड़ेगा, है ना। साबित करना, उसने साबित नहीं किया, इसलिए उसको अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए दूसरा केस, एलन वर्सेस फ्लड का केस है 1898 का। ये बहुत आईएमपी केस बोल सकते हो, आईएमपी है, क्योंकि इसी केसेस को ना भारतीय न्यायालय में उदाहरण के रूप में लिया जाता है, जैसे कि ये विष्णु वासुदेव जोशी वर्सेस टीएलसीएस स्मिथ पियर्स के मामले में लिया गया था। इसको आगे मैं आपको समझाती हूँ। तो पहले आप ये समझिए कि एलन वर्सेस फ्लड के मामले में क्या हुआ था। एलन बनाम फ्लड के मामले में जो है ना, आ, हाँ, हाउस ऑफ लॉर्ड ने निर्णय ये दे दिया था कि अपकृत्य विधि में हेतु असंगत है। लॉर्ड वॉटसन के अनुसार इंग्लैंड के कानून में किसी भी दीवानी त्रुटि को उत्पन्न करने में हेतु का कोई महत्व नहीं, भले ही अपराधों के संबंध में हेतु को महत्व देने का नियम कुछ और ही हो। यानी कि इस केसेस में जो भी हुआ था वो अपनी तो थोड़ा सा, इसमें भी एक चीज ये निकल के आता है कि ये जो मोटिव है इसमें साबित नहीं कर पाया था, है ना, इसलिए वादी को कोई उपचार प्राप्त नहीं हुआ था। इसका जो ये केस है जो भारतीय न्यायालय में माना जाता है, इसको विष्णु वासुदेव जोशी वर्सेस टीएलसी एच स्मिथ पियर्स के मामले में, इसमें क्या होता है कि वादी जो राजकुमार कॉलेज में इलेक्ट्रिशियन था, प्रतिवादी ने जो कॉलेज का प्रिंसिपल था वादी को मुअत्तल कर दिया तथा उसके पेट पर 2-3 लाख मार दी। वादी ने प्रतिवादी के व्यवहार से उत्पन्न क्षति के लिए वाद दायर किया, जिसमें प्रतिवादी का कथन था कि वादी यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि प्रतिवादी ने ऐसे किसी बुरी नियत से या बुरे हेतु से किया था, अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व पैदा नहीं होता। यानी कि इस मामले में जो इलेक्ट्रिशियन था, है ना, जो कॉलेज का प्रिंसिपल था,
राजकुमार कॉलेज रायपुर का, उसने इलेक्ट्रिशियन के पेट में लात से मार दी थी, 2-3 लात मार दी थी। तो वादी को ये साबित करना था कि उसने बुरे हेतु से किया, वो हेतु जो भी हो सकता है उसका, है ना, उसको साबित वो नहीं कर पाया था, इसलिए इसमें क्षतिपूर्ति प्रतिवादी नहीं करेगा। तो हेतु यहाँ पे होता है, हेतु को साबित करना बहुत आवश्यक हो जाता है अकृत्य विधि में, ये अपवाद की श्रेणी में आएगा। अब आगे देखिए आशय। आशय से आप क्या समझेंगे? आशय जो है, आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अकृत्य विधि में आशय का कोई महत्व नहीं होता है ना। यदि किसी व्यक्ति के किसी कार्य से किसी को कोई क्षति होती है तो अकृत्य के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे उसका आशय ऐसे क्षति को पहुंचाने का रहा हो या न रहा हो। या साधारण भाषा में हम यह कह सकते हैं कि अकृत्य दायित्व का आवश्यक तत्व नहीं है, ये नहीं है, परंतु कुछ केसेस में इसको लिया गया है। यानी कि आपको ये बताना पड़ेगा ना अकृत्य विधि में कि भाई इसका आशय ये था, जो भी है आपका ABCD जो भी आशय है या जो भी हेतु है, वो आपको बताना पड़ेगा कि उस आशय से या उस हेतु के कारण, है ना, वो विद्वेषपूर्ण जो है कथन है, उसके कारण ही इसने अकृत्य किया। इसके अंतर्गत ही आप वाद ला सकते हो, नहीं तो अगर ये साबित नहीं होगा तो आप वाद नहीं ला तो सकते हो, पर उसका जो क्षतिपूर्ति है वो आपको प्राप्त होने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। यानी कि आपको आशय हेतु विद्वेषपूर्ण कथन जो है उसको साबित करना आवश्यक। जब ऐसे कुछ केसेस होते हैं तो इसमें इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी उसके लिए क्षतिपूर्ति मिलती है। इसमें जो आशय है ना, प्रोफेसर सामंत के अनुसार क्या होता है कि आशय का अभिप्राय, है ना, आशय तो आप जानते ही होंगे कि IPC में क्या होता है आशय, फिर भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने के लिए है ये कि आशय का अभिप्राय उस ध्येय से है जिसे मन में रख कर कोई कार्य किया जाता है। यानी कि कोई भी आप काम कोई कुछ इंटेंशन से ही करते हो, है ना, बिना आशय के तो कोई काम नहीं करते हो। ठीक, तो इसमें सामंत बोलते हैं कि आशय का अभिप्राय उस ध्येय से है जिसे मन में रखकर कोई कार्य किया जाता है, इसमें क्षतिकारक परिणाम का पूर्व ज्ञान एवं उसे कृत्य द्वारा प्राप्त करने की अभिलाषा निहित रहती है। कोई कृत्य आशयुक्त तभी माना जाता है जबकि वह तथ्य रूप में आने से पूर्व वैचारिक रूप में भी रहा हो। एक कृत्य पूर्ण रूप से उद्देश्यपूर्ण अथवा उद्देश्यहीन हो सकता है। ऐसा भी संभव है कि ऐसा कृत्य आंशिक रूप से उद्देश्यहीन रहा हो। जरूरी नहीं है भाई कि उसका उद्देश्य पूर्ण हो जाए, है ना, या उद्देश्यहीन ही हो, बस उसका आशय होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, साबित करना पड़ता है। तो इसमें जो केस था एक आपका गिले वर्सेस स्वान, इसको ना बलून केस के नाम से भी जाना जाता है, गुब्बारे का केस। जहां पे भी आपको बलून केस या गुब्बारे का केस आएगा, है ना, क्वेश्चन में, तो गिले वर्सेस स्वान का ही मामला को आपको लिखना है, क्योंकि ये इस मामले में बहुत फेमस है। इसमें क्या हुआ रहता है देखिए कि प्रतिवादी एक गुब्बारे में बैठकर उड़ रहा होता है ना, प्रतिवादी जो भी है वो उड़ते रहता है और थोड़ा सा ऊंचा जाता है, ऊंचा जाने के बाद ना वादी के बगीचे में वो उतर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो उतरता है तो उस बलून को देखने के लिए ना वहां पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होने के कारण क्या होता है कि वादी के बगीचे को क्षति पहुंचती है। तो वादी जो है ना वो प्रतिवादी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद दायर करता है। क्यों क्षतिपूर्ति का वाद लाता है? वो बोलता है कि आपके कारण मेरे बगीचे को नुकसान पहुंचा। क्यों नुकसान पहुंचा भाई? उतना बड़ा गुब्बारा अगर उड़ रहा है आसमान में, वो नीचे आएगा तो उसको देखने के लिए लोग उत्साहित होंगे ही, है ना। तो प्रतिवादी का यह कहना था कि उसका आशय वादी को क्षति पहुंचाने का नहीं था। अब वो बोलता है, प्रतिवादी बोलता है कि मेरे को आपके बगीचे को क्षति पहुंचाने का कोई आशय नहीं था,
ना उसे ज्ञान था कि उद्यान में उतरने पर उसे देखने के लिए भीड़ एकत्रित होगी और पौधों को कुचलकर क्षति पहुंच जाएगी। तो न्यायालय क्या बोलता है इस मामले में कि गुब्बारे से उतरते हुए व्यक्ति को देखने की इच्छा स्वाभाविक होती है ना। अगर आप कभी भी आप अपने आप को ही लेके देख लीजिए कि अगर कहीं आप देख लेंगे कहीं पे बलून उड़ता हुआ, यानी कि जो हॉट बलून रहता है वो उड़ते रहता है, अगर वो नीचे आ रहा है तो आप भी तो उत्साहित होंगे उसको देखने के लिए, है ना। तो वैसे ही इस केस में हुए रहता है। तो न्यायालय यही बोलता है कि गुब्बारे से उतरते हुए व्यक्ति को देखने की इच्छा स्वाभाविक होती है, अतः भीड़ का बगीचे में घुसना एवं पौधे को कुचलना प्रतिवादी के कृत्य का प्रत्यक्ष एवं स्वाभाविक परिणाम है, जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए था, और न्यायालय ने प्रतिवादी को दायी ठहराया। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंटेंशन यहाँ पे साबित करना नहीं पड़ा। इसमें जो प्रतिवादी का जो कार्य था, प्रतिवादी का कार्य क्या था, वो एकदम उत्सुकता पूर्ण था ना, उत्साह पूर्वक उत्सुकता पूर्वक था, उसको देखने के लिए लोग आए, तो उसको साबित करने का जरूरत नहीं पड़ा आशय को कि भाई आपका जो बलून उतर रहा है उसको देखने के लिए लोग नहीं आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो इस कार्य में ही आशय छुपा हुआ था, इसलिए यहाँ पे वादी को क्या मिलता है, क्षतिपूर्ति प्राप्त होता है। ठीक, अब आगे बढ़े। अब दूसरा केस जो क्या रहता है, विलिकन्स बनाम डाउनटाउन। ये केस भी बहुत फेमस है। इस केस में क्या हुआ रहता है कि जो प्रतिवादी है वो, जैसे कि हम लोग आमतौर पे मजाक करते हैं ना अपने दोस्तों से या आसपास के लोगों से, एकदम नॉर्मली मजाक करते हैं, उसके बारे में ये नहीं सोचते कि सही है कि गलत है। पर कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं, या कोई अगर व्यक्ति उसके लिए न्यायालय में चला जाए तो ये ऐसा ही विल्किंसन वर्सेस डाउनटाउन के केस जैसा ही हो जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रतिवादी जो था वो व्यवहारिक मजाक करता है, किसके साथ में, वादी के साथ में, और वादी को ये बोलता है कि प्रतिवादी, सॉरी, जो वादी तुम्हारा जो पति है जो विदेश में रहता है दुर्घटना में घायल हो गया है और उसकी दोनों टांगे टूट गई है, वो केवल मजाक से ही बोला रहता है, नॉर्मली बातचीत करते करते हंसी मजाक में वो बोल देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसका जो पति है वो विदेश में रहता है, उससे अभी 2-4 दिन बात नहीं हुई है, तो उसके इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं होगा, है ना। तो वो इसी संदर्भ में मजाक करता है। तो ये सुन के जो वादी है उसको क्या पहुंचता है, मानसिक आघात पहुंचता है, मानसिक आघात, है ना। तो क्या होता है कि जब उसको मानसिक आघात होता है तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसके प्राण संकट में पड़ जाती है। अब क्या रहता है कि अब उतना बड़ा चीज सुनती है अपने पति के बारे में तो बहुत घबरा जाती है, मानसिक रूप से बीमार हो जाती है, और क्या होता है उसके प्राण संकट में भी आ जाते हैं, बाल भी झड़ने लग जाते हैं, टेंशन में आ जाती है। तो और बाल सफेद भी होने लग जाते हैं, है ना। तो अब वो क्या करती है, जब उसको बाद में पता चलता है कि वादी जो एक प्रतिवादी ने उसके साथ मजाक किया था, तो वो केवल अपने उस नुकसान या क्षतिपूर्ति के लिए वाद लेके जाती है न्यायालय में। तो न्यायाधीश कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो काम करता है उसके स्वाभाविक परिणाम के उद्देश्य से ही करता है, तथा इस मामले में प्रतिवादी की मिथ्या सूचना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मिथ्या सूचना हुआ रहता है ना, मिथ्या सूचना दिए रहता है, मिथ्या सूचना के परिणाम स्वरूप वादी को कथित हानि पहुंची, अतः प्रतिवादी पर वादी की नुकसानी अदा करने का दायित्व। इस वाद में भी क्या होता है कि क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। इस केस में भी ये बताया जाता है कि जो उसका आशय था, है ना, वो उसके स्वाभाविक स्वाभाविक परिणाम पर स्वाभाविक परिणाम और उद्देश्य से ही करता है। उसको पता था कि हो सकता है कि उसको बुरा लग जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, उसका आशय ये है कि केवल उसको बुरा लगाना था, भले उसका आशय ये नहीं था कि उसको मानसिक आघात पहुंचे, और उसका उद्देश्य जो भी था वो उसके स्वाभाविक परिणाम उद्देश्य के साथ ही था, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा था। इसीलिए न्यायालय ने ऐसा कहा कि प्रतिवादी वादी को नुकसानी के लिए
दायित्वाधीन है। अब आगे बढ़ते हैं। विद्वेष, मलिसा। ये जो विद्वेष है इसको साबित करने में थोड़ा सा बहुत कठिन है, समझ सकते हो आप इसको। बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से साबित करना पड़ता है। कैसे? पहले तो इसमें होता है, अब विद्वेष क्या होता है पहले तो आप ये बता दीजिए मुझे, क्या होता है विद्वेष? देखिए, विद्वेष विद्वेष क्या होता है कि किसी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना से होता है। यानी कि विद्वेष का मतलब ये बोलो कि आप किसी व्यक्ति के प्रति गलत भाव भी होता है या दुर्भावना भी होती है ना। गलत भावना होगी तभी तो आप उसके प्रति कुछ विपरीत कार्य करोगे, उसको हानि पहुंचाने के लिए, है ना। परंतु विधि की दृष्टि में विद्वेष का अर्थ किसी ऐसे गलत कार्य से लगाया जाता है जो बिना किसी भी औचित्य के आशय पूर्ण पूर्वक किया जाता है। अब इसमें जो है क्या बोलती है विधि, क्या बोलती है कि किसी ऐसे गलत कार्य से लगाया जाता है जो बिना किसी भी औचित्य के आशय पूर्वक, यानी कि उसमें कोई आशय नहीं होता है, आशय पूर्वक नहीं, मतलब आशय पूर्वक नहीं होता है ना। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तथ्य संबंधी विद्वेष और दूसरा होता है विधिक विद्वेष, मलिसा इन फैक्ट और मलिसा इन लॉ। तो तथ्य संबंधी विद्वेष में होता है, इसके भी चार पार्ट हैं। विद्वेषपूर्ण अभियोजन, विद्वेषपूर्ण मिथ्या व्यपदेशन, षड्यंत्र और विद्या विशेषाधिकारित अवसर पर मानहानि। ये सारे चीज आप पढ़ चुके होंगे अपराध विधि में या आईपीसी में, है ना। विद्वेषपूर्ण अभियोजन क्या कहलाता है, मिथ्या व्यपदेशन क्या कहलाता है, षड्यंत्र क्या कहलाता है और अवसर पर मानहानि क्या कहलाता है। इसको डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो दूसरा है विधिक उद्देश्य, तो पहला आप ये समझिए कि तथ्य संबंधी विद्वेष क्या होता है। तथ्यात्मक विद्वेष का अभिप्राय किसी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना पूर्वक किए गए कार्य से है। तथ्यात्मक विद्वेष के बारे में यह धारणा है कि स्वतः विद्वेष से प्रेरित होकर किया गया कोई कानूनी कार्य गैर कानूनी नहीं हो जाता, भले ही उससे वादी को हानि पहुंची हो। तथ्यात्मक विद्वेष का महत्व केवल विद्वेषपूर्ण अभियोजन, व्यपदेशन, षड्यंत्र और मानहानि पर होता है। ये तथ्य संबंधी विद्वेष होते हैं। दूसरा जो है आपका विधिक विद्वेष। ये विद्वेष क्या होते हैं कि ये जानबूझकर अकारण किया गया कोई दोषपूर्ण कार्य होता है। जब कोई व्यक्ति बिना औचित्य के किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन करके उसे क्षति पहुंचाता है तो अकृत्य विधि के अंतर्गत उसका कार्य दोषपूर्ण समझा जाता है, चाहे उसने यह कार्य क्षति पहुंचाने की नियत से न भी की हो अथवा उसे इस कृत्य से किसी को क्षति पहुंचेगी इसका पूर्वाभास भी ना रहा हो। जैसे कि आपने लॉ में पढ़ा होगा कि तथ्य संबंधी भूल और विधिक संबंधी भूल, पता है ना क्या है। लॉ जो है या जो विधि है वो विधिक भूल को कभी माफ नहीं करती है ना। वो ये बोलती है कि सभी को जो कानून बनते हैं वो पता रहते हैं और तथ्य संबंधी भूल को माफ किया जा सकता है। ये वैसा ही है यहाँ पे, ठीक। तो इसमें जो है इसका जो केस है आपका ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल 1895 का। इस केस में क्या बोला जाता है, इस केस में ये एक महत्वपूर्ण केस है आपका, आईएमपी है, यानी कि याद रखने योग्य है। इसमें क्या रहता है कि इस वाद का महत्वपूर्ण इसलिए है और ये स्पष्ट करता है कि कोई विधिपूर्ण कार्य केवल इस कारण विधि विरुद्ध नहीं हो जाती कि वह बुरे प्रयोजन से किया गया है। इस मामले में प्रतिवादी ने स्वयं की भूमि पर कुछ खुदाई का कार्य इस प्रयोजन से किया कि उसकी भूमि के नीचे से जल सरणी
द्वारा समीप में नगर निगम की भूमि को जाने वाला जल बदरंग और कम हो जाए, ताकि उसकी भूमि को ऊंचे मूल्य पर नगर निगम द्वारा खरीद लिया जाए। इस मामले में हालांकि विद्वेषपूर्ण रीति से वादी को क्षति पहुंचाई गई थी, किंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अभी निर्धारित किया कि प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी ने अपनी ही भूमि में विधि सम्मत कार्य किया। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या हुआ रहता है कि अरे भाई, आप अपने जमीन में कुछ भी काम करो, गड्ढा खोदो, लकड़ी गाड़ो, जो भी करो आप, है ना, उससे केवल आपके ही खेत को या आपके ही भूमि को और आप ही को फर्क पड़ता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो पड़ोसी का खेत है या जो भूमि है उस पर भी प्रभाव पड़े, पर आप उसकी खेत पे जाके तो नहीं कर रहे हो। आप अपने विधिक अधिकार, आपका विधिक अधिकार क्या है? आपका अधिकार है कि आप अपने खेत या अपने भूमि पे कुछ भी कर सकते हो। उससे अगर दूसरे की भूमि में अगर कोई क्षति हो रही है ना, तो उसके लिए आप दायी नहीं होगे। और उसका जो मोटिव था, यानी कि वो विद्वेष था ये, कि अगर पानी नहीं जाएगा तो अपने जो भूमि को ऊंचे मूल्य पे बेच सकता है ना, ऐसा वाला जो विद्वेष था, तो वो यहाँ पे काम नहीं आया। तो ये वाला जो केस है आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आता ही है। और दूसरा केस जो है आपका, श्रीमती S R वेंकटरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और शेयरर वर्सेस शील्ड और ब्रोमेज वर्सेस फ्रोजन, ये केसेस में भी इसी का ही, ये यानी कि ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स का ही आपको उदाहरण मिलेगा। यानी कि इसमें भी यही कहा जा रहता है ना, कि प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि प्रतिवादी ने, हालांकि ये भूमि से संबंधित नहीं होता है, बस इसका जो मेन चीज है, ये विद्वेषपूर्ण रीति से वादी को क्षति पहुंचाई गई थी, ये वाला जो तथ्य है यहाँ पे साबित नहीं किया जा सकता, साबित नहीं होता है। तो ये केसेस के डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं बुक्स वगैरह में। ये जो केस था ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन, ये IMP था, इसलिए मैंने उसको समझा दिया, है ना। तो यहाँ पे समाप्त होता है आपका, क्या था ये, अप, अकृत्य में मानसिक तत्व। ठीक। अब आप इसमें क्या समझे, थोड़ा सा माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं क्या? सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। सर